ओके गाइस, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ऊपर है। ओके, सो जनरली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको जो कहा जाता है पीसीओएस भी कहा जाता है। ओके, सो जनरली जो है वो पीसीओएस के बारे में आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो इसका जो है स्टेन एंड लेविनथाल के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेविनथाल सिंड्रोम। सो स्टेन एंड लेविनथाल सिंड्रोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। जनरली पीसीओएस के अंदर होता है क्या है कि जो ओवरी होती है उसका साइज जो होता है वो 2 to 5 टाइम जो है वो बड़ा हो जाता है। ओके, और बड़े होने की वजह से क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ ओवरी है वो भी जो है ज़्यादा हो जाती है। ओके, सेकंड बात है कि अगर हम ओवरी का कट सेक्शन देखें तो उस कट सेक्शन में हमें दिखेगा कि पेरिफेरी पर जो है वो छोटे छोटे जो फॉलिकल्स हैं वो पेरिफेरी पर जो है वो अरेंज हो जाएंगे और सेंट्रल में जो है वो एक थिक स्ट्रोमा जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो जनरली अगर उसका कट सेक्शन देखें तो उसमें क्या होता है कि पेरिफेरी पर जो है 10 से 12 फॉलिकल एक ओवरी के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और बीच में जो पोर्शन होता है वो थिक स्ट्रोमा जो है वो वहां पर आ जाता है। ओके, सो जो पेरिफेरी पे छोटे छोटे मोती हैं ये जो है फिर एक अपीयरेंस के फॉर्म में जो है ये वो हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं नेकलेस ऑफ पर्ल अपीयरेंस। ओके, सो नेकलेस ऑफ पर्ल अपीयरेंस। ओके, जनरली इसमें जो है जो फॉलिकल का जो साइज होता है, अगर एक नॉर्मल फॉलिकल की बात करें तो नॉर्मल फॉलिकल का जो साइज होता है वो 15 से 20 mm के बीच का होता है। लेकिन जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है इसके अंदर जो फॉलिकल का साइज होता है वो 9 mm से छोटा होता है और मेनली अगर रेंज की बात करें 2 to 6 mm की रेंज होती है और लेस देन 9 mm होता है। ओके, सो जनरली हमने अभी तक की क्या बात करी कि जो है पीसीओडी के अंदर क्या होता है कि जो ओवरी साइज होती है वो एनलार्ज हो जाती है 2 to 5 टाइम्स। ओके, सो ओवरी ने जो है अपना साइज जो है बढ़ा लिया है, साथ ही साथ जो वॉल्यूम ऑफ ओवरी है वो भी जो है क्या होती है बढ़ जाती है। क्लियर? नाउ न्यूक्लियस ऑफ पर्ल अपीयरेंस होता है, नेकलेस ऑफ पर्ल अपीयरेंस। ओके, नेकलेस ऑफ पर्ल अपीयरेंस हो जाता है और 10 से 12 फॉलिकल्स जो होते हैं ये जो है छोटे छोटे अराउंड पेरिफेरी पर जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं। 10 to 12 फॉलिकल्स अरेंज्ड ऑन पेरिफेरी। ओके, सो जनरली अगर हम इन फॉलिकल्स की बात करें तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकल्स का साइज कितना हो जाता है, फॉलिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। कितना होता है इनका साइज 2 to 6 mm एंड लेस देन 9 mm। एक नॉर्मल फॉलिकल की बात करें तो जो नॉर्मल फॉलिकल होता है उसका साइज होता है जनरली 15 to 20 mm। ओके, सो दिस इज एक छोटा सा ओवरव्यू था। ओके, अगर हम सिंड्रोम के बारे में बात करें कि इसमें क्या क्या सिंड्रोम जनरली देखे जाते हैं, सिंड्रोम सो इसके अंदर एनोवुलेशन होता है जनरली और उसकी वजह से जो होती क्या होती है इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर ओव्यूलेशन हो नहीं रहा है तो इनफर्टिलिटी जो डेवलप हो जाती है। उसके अलावा हेरोसिडिज्म होता है। हेरोसिडिज्म किसकी वजह से होता है, तो जो हाइपर एंड्रोजन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें, हाइपर एंड्रोजन की कंडीशन की वजह से इसमें हेरोसिडिज्म हो जाता है यानी कि फेशियल हेयर्स वगैरह मस्टिश वो हो जाता है। उसके अलावा क्या हो जाता है, ओलिगोमिनोरिया होता है, ओलिगोमिनोरिया। उसके साथ साथ एमनोरिया हो जाता है। ओके, इसके अंदर जनरली ओबेसिटी भी जो है वो डेवलप हो जाती है। ओबेसिटी डेवलप हो जाती है क्यों होती है, ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। ओके, साथ ही साथ अगर देखें तो इसमें क्या होता है एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा जो है सिक्रीट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एलएच की भी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। हम आगे जो है वो देखेंगे किस तरीके से एलएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और जो एलएच एफएसएच का रेशो होता है, अगर हम नॉर्मल की बात करें एलएच और एफएसएच का जो रेशो होता है वो कितना होता है 1:1 होता है, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। बट पीसीओएस के अंदर क्या हो जाता है,
जो ये रेशो है LH टू FSH, ये रेशो जाता है 3:1। ओके, यानी कि LH जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, जो सीरम टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज हो जाता है। सीरम टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा सीरम एंड्रो ऑस्टिनिडियोन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो ये जो है पीसीओएस के अंदर जो है देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा अगर हम एक नॉर्मल साइकिल की बात करें कि एक नॉर्मल फीमेल के अंदर जो साइकिल होती है, जनरली होता है क्या है कि फॉलिकल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ओके, और वो जो है फिर एस्ट्रोजन की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, तो एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद में जो है 200 पिकोग्राम तक की जब एस्ट्रोजन जो है, ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जब वो 200 पिकोग्राम तक के आ जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि LH जो है वो ये LH को जो है मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाता है सिग्नल कि एस्ट्रोजन जो है वो 200 पिकोग्राम तक की हो गया, तो LH की जो है फॉर्मेशन होनी है। तो LH आता है, LH आने के बाद में क्या करता है, LH सर्ज होता है और उसमें क्या होता है कि उसके नतीजे में ओवुलेशन हो जाता है। तो जो ये ओसाइड है, सेकेंडरी ओसाइड, ये जो है रिलीज हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है फर्दर कि ये जो रिमेनिंग जो फॉलिकल्स होता है, इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ये कुछ टाइम के बाद में जो है पहले तो ये प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा और उसके बाद में क्या हो जाता है, ये डिजेनरेट हो जाता है। तो जनरली होता है क्या है कि वो जो है फिर जब कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है तो कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या करा था, कॉर्पस ल्यूटियम ने जनरली क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन की जो है फॉर्मेशन करी और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इंक्रीज हुआ और कुछ दिन के बाद में इंक्रीज होने के बाद में जो है वो कम हो जाता है। ओके, सो पहले इंक्रीज होता है उसके बाद में फिर वो कम हो जाता है। तो ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बना रहा है ना, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ने जो प्रोजेस्टेरॉन बनाया और कुछ दिन के बाद में जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया। अगर हम बात करें एंडोमेट्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो जनरली एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजन जब सीक्रेट होता है तो एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करवाता है। ओके, सो एंडोमेट्रियम का क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है। ओके, एंडोमेट्रियम की जो है ग्रोथ हो रही होती है। उसके बाद में क्या आता है, प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है। अभी प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है उसको सिक्रेटरी बनाने का, तो इसमें जो है सिक्रीशन आ जाता है। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ करता है तो उसके बाद में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो है वो शेड ऑफ हो जाती है और शेड ऑफ होने के बाद में जो है वो मेंसेस के उसमें जो है उसमें वो मतलब हो जाता है, जो भी कंटेंट होता है वो आ जाता है। तो जनरली हुआ क्या कि एस्ट्रोजन जब बन रहा था तो ये प्रोलिफरेशन हो रहा था एंडोमेट्रियम का, फिर उसके बाद में सिक्रीशन हुआ और उसके बाद में जो है शेडिंग हो गई। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ था, प्रोलिफरेशन, यहाँ पर क्या हुआ था, सिक्रीशन हुआ था, तो ये सिक्रेटरी फेज आ जाता है और उसके बाद में जो है शेडिंग हो जाती है। सो ये जो है एक नॉर्मल जो है वो एक नॉर्मल साइकिल जो है नॉर्मल फीमेल की साइकिल है। अगर हम बात करें पीसीओएस के अंदर क्या होता है, सो जनरली पीसीओएस के अंदर हम देखते हैं, सो अगर हम बात करते हैं पीसीओएस साइकिल की, अभी हमने पहले जो है वो बात कर ली है एक नॉर्मल साइकिल की। तो जनरली पीसीओएस साइकिल के अंदर हमने बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो कि ग्रो जो है नहीं कर रहे होते हैं। ओके, तो फॉलिकल का साइज बहुत छोटा है, तो वो बहुत छोटे छोटे जो है फॉलिकल्स होते हैं। जनरली ये कर क्या रहे होते हैं, ये एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ओके, सो ये रेगुलर वे में जो है एस्ट्रोजन बना रहे होंगे। अब एस्ट्रोजन जो है वो जब 200 पिकोग्राम तक के आ जाता है, जनरली 150 to 200 पिकोग्राम तक के जब एस्ट्रोजन आ जाता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि तुम जो है LH की फॉर्मेशन करो। लेकिन LH जो है वो काम इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि LH हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो जो है उसके लिए वो उन फॉलिकल्स पे काम करता है जिनका जो साइज होता है वो 15 to 20 मिलीमीटर के बीच में जो साइज होता है उस पर ये काम करता है। लेकिन ये फॉलिकल्स तो बहुत छोटे हैं, तो LH जो है इनके ऊपर सही तरह से काम नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है LH अपना सिक्रीशन को जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो LH जो है वो अपना सिक्रीशन इंक्रीज करता है ताकि वो और अच्छे से काम करे। लेकिन फर्दर ऐसा कुछ नहीं होता, ये फॉलिकल और ज्यादा जो है हार्ड हो जाते हैं एंड स्टिल इसी उसमें जो है डायरेक्शन में रहते हैं कि ये अपना साइज जो है वो इंक्रीज नहीं करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि इसके नतीजे में ये होता है कि जो एस्ट्रोजन बन रहा था, क्योंकि ये फॉलिकल्स अब जिसे कहते हैं और ज्यादा जो है हार्ड हो चुके हैं और ये फॉलिकल्स रेगुलर वे में एस्ट्रोजन बना रहे हैं, तो ये और ज्यादा जो है वो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ओके, जब और ज्यादा एस्ट्रोजन बनने लगता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो LH जो हार्मोन था ये भी जो है अपनी कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि LH जो है फिर फॉलिकल्स पर आता है,
फॉलिकल्स पे आने के बाद में होता क्या है कि यहाँ जो फॉलिकल्स थे इसके ऊपर आता है, और यहाँ पर जो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फॉलिकल्स जो है वो पेरिफेरी पे अरेंज होते हैं नेकलेस की फॉर्म के अंदर, और बीच में जो है थिक स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। और ये जो LH है ये क्या करता है, ये एक्ट करता है स्ट्रोमा के ऊपर, एक्ट ऑन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के ऊपर एक्ट करता है। और स्ट्रोमा पर एक्ट करने के बाद में क्या होता है कि वो जो है फिर एंड्रोजन के सिक्रीशन को करवा देता है। सो ज्यादा स्ट्रोमा होता है इसलिए एंड्रोजन जो है बहुत ज्यादा जो है वो अमाउंट में बन जाता है। ओके, सो जनरली जो है वो होना ये चाहिए था कि कॉर्पस ल्यूटियम बनना चाहिए था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के आते ही, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता, उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनता, देन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन आता। प्रोजेस्टेरॉन जब तक के था तो जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी वो सिक्रेटरी फेज में थी, फिर जैसे प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ होता, प्रोजेस्टेरॉन खत्म होता तो एंडोमेट्रियम जो है शेड ऑफ कर जाती। नॉर्मली ये होना चाहिए था, लेकिन पीसीओएस के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जनरली होता है क्या है कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज अप टू 120 डेज या इससे ऊपर भी जो है वो जिसे कहते हैं कि वो पीरियड्स नहीं आते हैं, और एंडो जो एस्ट्रोजन है उसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जनरली एस्ट्रोजन ही प्रेजेंट होता है, प्रोजेस्टेरॉन उसमें नहीं आता है। ओके, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो जो एंडोमेट्रियम है उसकी लेयर को वो कर देता है, थिक भी कर देता है और उसको प्रोलिफरेशन भी कर देता है, तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह तक की जो है वो ब्लड की सप्लाई जा पाती है, और उसके बाद में फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है इस एरिया तक के जो है वो ब्लड की सप्लाई आ रही है और इस एरिया में जो है नहीं आ रही है। तो जहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं आ रही है वहां पर क्या होता है, नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है, और नेक्रोसिस होने के बाद में क्या होता है, शेडिंग हो जाती है। तो यही जो है वो जिसे कहते हैं पीसीओएस के अंदर जो है वो पीरियड का तरीका होता है। उसमें कोई सिक्रेटरी फेज नहीं होता, कोई प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि इसके अंदर जो फीमेल आके कंप्लेन करती है कि 2-2 महीने 3-3 महीने तक के जो है वो मेंसेस नहीं होते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि इसका रीजन यही है कि ओव्यूलेशन नहीं होता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाता है। ओके, सो जनरली हमने क्या देखा कि इसके अंदर जो है वो फॉलिकल का साइज बहुत छोटा होता है, फॉलिकल साइज आर वेरी स्मॉल। ओके, साथ ही साथ क्या देखा कि एस्ट्रोजन जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा क्या देखा कि प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके, एफएसएच की बात अगर हम करें तो एफएसएच की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट या बहुत कम होती है। ओके, तो एफएसएच जो है बहुत ज़्यादा कम होता है इसके अंदर। एलएच की अगर हम बात करें तो एलएच कंसंट्रेशन क्या होती है, एलएच कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। और किस रेशो में होता है, एलएच का अगर एफएसएच का रेशो देखें एलएच का एफएसएच के साथ में तो वो होता है 3:1। ओके, सो ये एलएच और एफएसएच का रेशो हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि एस्ट्रोजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो प्रोलॉन्ग्ड स्टेज के अंदर जो है वो प्रोलिफरेटिव ही रहती है। ओके, कोई सिक्रेटरी फेज नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड प्रोलिफरेटिव फेज हो जाता है। और प्रोलॉन्ग प्रोलिफरेटिव के साथ साथ में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एब्सेंट होता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट होता है तो कोई भी सिक्रेटरी फेज नहीं होता है, और जब सिक्रेटरी फेज नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेंसेस अकर नहीं करेंगे। ओके, सो इसके अंदर जनरली ये पाया जाता है। और साथ ही साथ क्या देखा हमने कि ड्यू टू थिक स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के थिक होने की वजह से क्या होता है, एंड्रोजन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो एंड्रोजन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि एंड्रोजन जो है वो स्ट्रोमा पर आकर एक्ट करता है, और फिर क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है तो वो जो है कन्वर्ट कर देता है, एक्चुअली वो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट करता है, और इसलिए एस्ट्रोजन तो खैर बढ़ ही रहा है, साथ साथ में क्या होता है, एंड्रोजन का भी सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, नाउ पीसीओएस के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। तो पीसीओएस में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से जो फास्टिंग इंसुलिन है वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा आती है। तो फास्टिंग इंसुलिन इंक्रीज हो जाती है। जनरली कोई भी सेल है उस सेल के अंदर जो है ग्लूकोज की एंट्री करवाने के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन
जो पीसीओएस है उसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ओके, सो जनरली ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता है और इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रेजेंट होती है। तो ऐसे पेशेंट का जब ब्लड से जो है वो इंसुलिन को चेक किया जाता है तो उसमें जो है वो फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। ओके, सो फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा होता है पीसीओएस के अंदर। ओके, नाउ पीसीओएस के अंदर जनरली अगर देखा जाए तो जो फॉलिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। फॉलिकल्स जो होता है वो छोटा होता है पीसीओएस के अंदर। इन पीसीओएस जो फॉलिकल्स का साइज है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। फॉलिकल का साइज जो है स्मॉल होता है। स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि जो फॉलिकल्स के अंदर भी यही फंडा लगता है कि उसके अंदर जो है जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है वो फॉलिकल्स में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंसुलिन ही ऐसी चीज़ है जो ग्लूकोज को जो है वो सेल के अंदर पहुंचाती है। तो जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो ग्लूकोज जो है वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ग्लूकोज डजंट एंटर inside the follicle। तो जब फॉलिकल के अंदर जो है वो एंटर नहीं करा तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एटीपी प्रोडक्शन नहीं हुआ। जब एटीपी प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फॉलिकल को जो है एनर्जी नहीं मिली ग्रो करने के लिए, तो एटीपी जो है वो मिल नहीं पाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि फॉलिकल का साइज छोटा का छोटा ही रहता है, रिमेन्स स्मॉल। ओके, सो पीसीओएस के अंदर जो है फॉलिकल का साइज जो है वो छोटा का छोटा ही रहता है। ओके, नाउ जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है और इसको देखने के लिए जो है क्यूटिनस मार्कर होता है जिसको एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं। सो जनरली क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इसको देखने के लिए जो क्यूटिनस मार्कर है उसका जो नाम है वो है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। जनरली इसके अंदर होता क्या है कि जो जितने भी एरिया हैं, जो भी जहाँ पर जो ऑर्गन है वो मुड़ रहा है, या ऑर्गन मुड़ना से मतलब ये है कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मपिट हुआ, क्यूबाइटल फोसा हुआ। ओके, तो जितने भी फ्लेक्सर वाले एरिया होते हैं जहाँ पर जो है वो जिसे कहते हैं कि मुड़ना वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है, तो वहाँ पर जो है वो ब्लैक कलर की जो है वो वहाँ पर एरिया डेवलप हो जाता है, ब्लैकिश कलर का जनरली। ओके, सो चाहे वो आर्मपिट हो, ग्रोइंग रीजन हो, पॉप्लिटियल एरिया हो, तो वहाँ पर क्या होता है डार्क कलर के निशान बन जाते हैं। ओके, तो वो जो है एक कहते हैं क्यूटिनस मार्कर होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ओके, सो जनरली होता क्या है कि डार्क कलर एरिया डेवलप हो जाते हैं जनरली आर्मपिट पर, क्यूबाइटल फोसा पर, पॉप्लिटियल फोसा पर, नेक रीजन पर, या कह सकते हैं जितने भी फ्लेक्सर एरिया होते हैं वहां पर। ओके, तो वहां पर जनरली क्या होता है कि वो ब्लैक एरिया जो है वो डार्क एंड ब्लैक एरिया जो है डेवलप हो जाता है। पीसीओएस के अंदर एक और चीज देखने को मिलती है, जनरली उसको जो है कहा जाता है HAIRAN। तो ये जो है पीसीओएस में देखा जाता है। तो जनरली इसका मीन क्या हुआ, जनरली इसका मीन हुआ हाइपर एंड्रोजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो ये किसके अंदर होता है, सीन इन पीसीओएस। तो जनरली पीसीओएस के अंदर जो है वो देखा जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं सिंड्रोम एक्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। ओके, सिंड्रोम एक्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो जनरली सिंड्रोम एक्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, तो अगर जो वेस्ट है वो जो है ग्रेटर देन 35 इंच है एंड जो ट्राइग्लिसराइड वैल्यू है वो ग्रेटर देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, अगर हाई डेंसिटी लिपिड जो है वो लेस देन है 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 130/85 पर, एंड अगर फास्टिंग शुगर देखें तो फास्टिंग शुगर जो है ग्रेटर देन है 110 to 126,
अगर इन सारी कंडीशन में से कोई पीसीओएस पेशेंट को जो है अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है, ओके, सो लेटर लाइफ के अंदर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ऐसे पेशेंट को जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो इफ पीसीओएस पेशेंट हैव दीज सिम्टम्स then there is increased chance of कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD से लिख रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन लेटर लाइफ। ओके, सो जनरली जो है वो ये चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की पीसीओएस के, तो सबसे पहले अगर हम जो बात करें एनोवुलेशन की, एनोवुलेशन को जो है किस तरह से जो है वो ठीक किया जाए, तो सबसे पहले जो पेशेंट है उसको ये प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि वो जो है वेट को जो है लूज करे, शुड लूज द वेट, क्योंकि जब वो वेट लूज करेगी तो क्या होगा कि हो सकता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था तो वो जो है ठीक हो जाए और उसकी वजह से जो है फॉलिकल्स के अंदर जो है वो ग्लूकोज का अपटेक होने लगे और पॉसिबिलिटी बन जाए कि फॉलिकल का साइज जो इंक्रीज हो जाए और वो फिर ओव्यूलेट कर जाए। तो ये जो है 30% तक के जो है चांसेस कर सकती है कि ओव्यूलेशन हो जाए। ओके, होना क्या है इसमें, होना वही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है हो सकता है कि वो कम हो जाए और उसकी वजह से फॉलिकल ग्रो कर जाए। ओके, अगर हम एक नॉर्मल साइकिल की बात करें, जनरली होता क्या है कि हाइपोथैलेमस जो है उससे जो है जनरली मैसेज आता है पिट्यूटरी के ऊपर और पिट्यूटरी जो है फिर एफएसएच को जो है सिक्रीट करती है और एफएसएच जो है फिर वो फॉलिकल्स पर आता है और फॉलिकल्स से जो है वो एस्ट्रोजन निकलता है। ओके, अब एस्ट्रोजन जब ज़्यादा हो जाता है तो ये एस्ट्रोजन जो है वो फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है जाकर जो है कहता है कि भाई अब जो है तुम LH की फॉर्मेशन करवा दो और जो है एस्ट्रोजन मतलब एस्ट्रोजन का फेटी जो होता है वो LH बनाना होता है, तो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है तो वो जाकर जो है वो कहता है कि भाई जो है तुम LH जो है बना दो। अगर हम बात करें एक पीसीओएस साइकिल के अंदर, तो जनरली पीसीओएस साइकिल के अंदर वो क्या रहा होता है कि वो जो है जो फॉलिकल्स होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, वो इतना ज़्यादा एस्ट्रोजन बना रहे होते हैं कि उससे सिग्नल जो जा रहा होता है वो ये जा रहा होता है कि एस्ट्रोजन तो बहुत ज़्यादा बन रहा है तो एफएसएच एज सच भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो एफएसएच जो है बहुत कम होता है क्योंकि समवॉट ब्रेन को पता ही नहीं चलता है कि बॉडी के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन जो वो बॉडी के अंदर जो है वो उसकी एफएसएच की ज़रूरत है, क्योंकि एफएसएच आता है उसके बाद में वो फॉलिकल पे काम करता है, देन एस्ट्रोजन बनता है। तो एस्ट्रोजन तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो इसलिए जो है वो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एफएसएच को इतना ज़्यादा सीक्रेट नहीं करती है। ओके, तो ये साइकिल है पीसीओएस की, एक पीसीओएस पेशेंट की, कि उसकी बॉडी के अंदर जनरली एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा था और एफएसएच जो है वो उतना ही कम था। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट में ये करें कि यहाँ पर जो है कोई बैरियर अगर हम लगा दें कि वो जो है ब्रेन को ये सिग्नल दे ही ना कि बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा है, तो जब हाइपोथैलेमस पे सिग्नल पहुँचेगा ही नहीं कि बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो वो माइट बी पॉसिबल कि वो फिर जो है एफएसएच का सिक्रीशन करवा दें और एफएसएच जब आएगा तो एफएसएच जो है वो क्या करेगा, फॉलिकल्स को ग्रो करवाएगा और माइट भी पॉसिबल कि फॉलिकल्स ग्रो कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो एफएसएच आ ही नहीं रहा है, क्योंकि एफएसएच कम है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो फॉलिकल जो है वो छोटे के छोटे ही रह रहे हैं। ओके, सो इसको हम लिख लेते हैं कि पीसीओएस के अंदर क्या था, इन पीसीओएस एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा था। ओके, और जब एस्ट्रोजन ज़्यादा था तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, वो सिग्नल जो है सेंड कर रहा था हाइपोथैलेमस को कि तुम एफएसएच को जो है वो इनहिबिट स्टेट में ही रखो, यानी कि एफएसएच को जो है तुम एफएसएच के सिक्रीशन को तुम नहीं बढ़ाओ। तो जब एफएसएच सिक्रीशन जो है वो कम का कम ही था तो उसकी वजह से क्या था कि जो फॉलिकल्स थे वो ग्रो नहीं कर रहे थे, जो फॉलिकल्स की ग्रोथ थी वो नहीं हो रही थी। ओके, सो अगर हमने क्या करा, हमने जो है इसके ट्रीटमेंट में जनरली करा ये कि इफ यू मेक a barrier around hypothalamus, यानी कि ब्रेन के, ओके, तो उसमें क्या होगा कि देयर इज नो सच सिग्नल रीच फॉर एफएसएच
इनहिबिशन। अगर हमने बैरियर लगा दिया तो जो हाइपोथैलेमस है उस तक के सिग्नल जाएगा ही नहीं कि एफएसएच को जो है वो तुम इनहिबिट करो। तो उससे क्या होगा कि एफएसएच जो है उसका एफएसएच रिलीज जो है इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और उससे क्या होगा कि फॉलिकल्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे ग्रो होना, फॉलिकल्स में स्टार्ट टू ग्रो। ओके, अब ये जो बैरियर है इसी का जो नाम है वो है क्लोमिफेन सिट्रेट। सो जो बैरियर था वो क्या था, वो था क्लोमिफेन सिट्रेट। तो यहाँ पर जो इस बैरियर की बात हुई, जब ये बैरियर लग गया तो इस बैरियर ने ये करा कि ब्रेन तक के सिग्नल ही नहीं आ रहा है कि एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है। तो ब्रेन को ये लग रहा है कि भाई एफएसएच भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो है एफएसएच ही जाकर एस्ट्रोजन बढ़ाएगा। ओके, सो जो क्लोमिफेन सिट्रेट है ये मेनली जो है वो दी जाएगी 2nd to 6th डे। ओके, तो 2nd to 6th डे जो है वो दी जाएगी, और इससे जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है अप टू, प्रेगनेंसी कैन अकर अप टू 40%। तो 40% तक के जो है वो प्रेगनेंसी हो सकती है। नाउ अगर हम जो है एरोमेटेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर दें, सेकंड तरीका क्या होगा, इफ वी इनहिबिट द एरोमेटेज एंजाइम। सो अगर हमने एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो उससे क्या होगा, जनरली ये कोई फैट सेल है। ओके, तो फैट सेल में जनरली हो क्या रहा था कि एंड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा था एस्ट्रोजन में, और इसमें जो है एंजाइम कौन सा था, इसमें जो है एरोमेटेज एंजाइम था जो कि ये काम करवा रहा था। यानी कि एरोमेटेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर रहा था एंड्रोजन को एस्ट्रोजन के अंदर। तो अगर हम एरोमेटेज एंजाइम को हमने अगर ब्लॉक कर दिया, अगर हमने जो है एरोमेटेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो एंड्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो जनरली हमने करा क्या, एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिट कर दिया तो क्या हुआ, एंड्रोजन कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन। तो एंड्रोजन जो है एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई। ओके, तो जब एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो हो सकता है कि वहां पर जो है ओव्यूलेशन हो जाए, ओव्यूलेशन कैन अकर। ओके, तो जनरली जो ये एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर है, एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर, ये कौन है, ये जो है लेट्राजोल, जो ड्रग का नेम है इज लेट्राजोल। ओके, सो अगर हम बात करें ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओव्यूलेशन पीसीओएस के अंदर तो वो लेट्राजोल है। तो लेट्राजोल क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। ये पीसीओएस की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, क्योंकि पीसीओएस जो है वो क्योर नहीं हो सकता ना वो ट्रीट हो सकता, लेकिन पीसीओएस जो फीमेल है वो ओव्यूलेट कर सकती है, वो जो है उनमें भी जो है वो प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है। ओके, सो जनरली क्या है कि लेट्राजोल जो है वो ओव्यूलेशन को इंडक्शन करवाने के लिए है, पीसीओएस को क्योर करने के लिए नहीं है। ओके, इसके अलावा जो है अगर ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन दें, अगर जो है इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर, इंजेक्शन ऑफ ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन, जनरली इसके अंदर जो है वो LH एंड FSH दोनों होता है, तो इससे भी जो है चांसेस है कि प्रेगनेंसी जो है वो हो जाए। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि कोई ऐसी फीमेल जिसकी शादी भी नहीं हुई है और उसको जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकिल को रेगुलर करवाना है, यानी कि वो इरेगुलर साइकिल की कंप्लेन लेकर आती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो फॉर इरेगुलर साइकिल, सो जनरली ऐसी कंडीशन में हम जो है वो कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके, लेकिन इससे होगा क्या, इससे जो है वो पीरियड तब तक के ही नॉर्मल होगा जब तक के जो है सीओसीपी जो है उसको दी जा रही है। जैसे ही सीओसीपी देना बंद करेंगे उसको जो है इरेगुलर साइकिल हो जाएगी। तो सीओसीपी अगर हम देंगे तो उससे क्या होगा कि रेगुलर साइकिल अटेन हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि ये रेगुलर साइकिल तब तक के ही होगी जब तक के उसको जो है सीओसीपी जो है दिया जा रहा है। जब ये बंद करेंगे तो उसके बाद में जो है वो रेगुलर साइकिल नहीं, वो फिर से रेगुलर साइकिल हो जाएगी। ये होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो है 0 डे है, ये जो है 14 डे है,
और ये जो है वो 28 डे है। तो जनरली होता है क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है वो जो है ग्रो करती है। अगर ऐसी फीमेल को जो सिर्फ रेगुलर साइकिल चाहती है, अगर उसको जो है 14 डे से हम जो है 14 डे से लेकर 20 डेज तक के अगर हम उसको प्रोजेस्टेरॉन आउटसाइड प्रोवाइड करवा लें तो उससे क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन तो बॉडी के अंदर आ रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन और फिर उसके बाद में हम 4 से 5 दिन देने के बाद में जब हम प्रोजेस्टेरॉन को हम देना बंद करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ की वजह से उसका जो पीरियड था वो आ जाएगा। तो जनरली जो है वो मेनली जो है वो 14th डे के बाद में हमें 5 to 10 डेज के लिए हमने जो है प्रोजेस्टेरॉन को दिया। ओके, सो प्रोजेस्टेरॉन जब गया तो उसने क्या करा कि ये जो है इसको सिक्रेटरी कर दिया, और जब मेम्ब्रेन सिक्रेटरी हो गया एंडोमेट्रियम की, उसके बाद में फिर हमने जो है जब प्रोजेस्टेरॉन देना बंद किया तो उसके बाद में क्या होता है कि वो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी और उसकी साइकिल जो है वो क्या हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। सो जनरली इसमें हमने क्या है, तो इसमें हमने जो है फ्रॉम 14th डे we give progesterone आउटसाइडली। हमने पेशेंट को जो है वो प्रोजेस्टेरॉन आउटसाइडली दिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि सिक्रेटरी फेज जो है वो अटेन हो गया, और जब सिक्रेटरी फेज अटेन हो गया तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब हमने जो है वो प्रोजेस्टेरॉन देना बंद किया, तो जब सिक्रेटरी फेज जो है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद में क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है वो शेडिंग जो है वो स्टार्ट कर देगी। सो आफ्टर एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज एंडोमेट्रियम शेड ऑफ। ओके, सो उससे क्या होगा, पीरियड जो है वो अटेन हो जाएगा। ओके, अब अगर बात करें हम हिरोसिटिज्म को दूर करने के लिए, सो फॉर हिरोसिटिज्म तो हमें जो है एंटी एंड्रोजन ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। ओके, सो जनरली अगर एंटी एंड्रोजन ड्रग की बात करें, स्पाइरोनोलैक्टोन, ओके, उसके अलावा काइप्रोटेरॉन, उसके बाद में फिनास्ट्राइड, देन फ्लूटामाइड। इन सारी मेडिसिन में से जो स्पाइरोनोलैक्टोन है ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर हिरोसिटिज्म। ओके, अब अगर कोई पेशेंट ऐसी है जिसको जो है हिरोसिटिज्म और हिरोसिटिज्म भी क्योर करना और रेगुलर साइकिल भी चाहिए, उसको जो है फॉर हिरोसिटिज्म विद रेगुलर साइकिल, यानी कि उसको जो है हिरोसिटिज्म का क्योर भी चाहिए और रेगुलर साइकिल भी, तो उसमें जो है मेनली जो दिया जाता है वो एस्ट्रोजन प्लस काइप्रोटेरॉन जो है दी जाती है। जनरली जो है वो इस तरह से हिरोसिटिज्म भी उसका क्योर हो जाएगा और वो रेगुलर साइकिल भी जो है उसकी मेंटेन हो जाएगी। ओके, नाउ अगर हम बात करें सर्जिकल ट्रीटमेंट की, सो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ PCOS जनरली होता है क्या है कि जैसे हमने पहले बात करी थी कि इसमें जो है काफ़ी स्ट्रोमा जो है वो थिक होता है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि इसमें जो है स्ट्रोमा को जो है वो क्या किया जाता है, स्ट्रोमा को जला दिया जाता है। ओके, स्ट्रोमा को जो है इसमें जनरली क्या करते हैं, हम जला देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एंड्रोजन का सिक्रीशन हो रहा था वो कम हो जाता है। स्ट्रोमा को क्या करा था, बर्न कर दिया था, उसे जला दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि एंड्रोजन का जो सिक्रीशन था वो कम हो गया था। अब जब एंड्रोजन का सिक्रीशन कम हुआ था तो उससे क्या हुआ कि जो फॉलिकुलोजेनेसिस है वो इंक्रीज हो गई थी। ओके, तो फॉलिकुलोजेनेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो जनरली स्ट्रोमा में इसमें जलाया जाता है और जो किया जाता है वो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के थ्रू जो है ये किया जाता है। ओके, तो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के थ्रू जो है स्ट्रोमा को जला दिया जाता है। नाउ एक टर्म आता है उसे कहते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। रॉटरडैम क्राइटेरिया, तो जनरली रॉटरडैम क्राइटेरिया की बात करें तो अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है कि जिसको जो है कंप्लेन है एनोवुलेशन की,
उसको जो है कंप्लेन है हाइपर एंड्रोजनिज्म की, हाइपर एंड्रोजनिज्म की। और उसकी जो यूएसजी, जो उसका यूएसजी हुआ है उसके अंदर जो है लिखा हुआ है, इंडिकेट किया गया है, यूएसजी सजेस्ट कर रहा है कि वो जो है पीसीओएस उसको है। तो जनरली अगर इस कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में अगर कोई 2 कंडीशन उस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है तो वो जो है डायग्नोस्टिक फीचर है पीसीओएस का। यानी कि कोई रॉटरडम क्राइटेरिया ये कहता है कि कोई फीमेल ऐसी जो हिस्ट्री बता रही है एनोवुलेशन की और उसमें जो है वो हाइपर एंड्रोजनिज्म जो है वो उसके सिम्टम्स जो है शो हो रहे हैं, और अगर उसका यूएसजी करवाने पर जो है वो पीसीओएस दिख रहा है, यानी कि वही जो पेरिफेरी थी उसके ऊपर जो है वो फॉलिकल नजर आ रहे हैं, तो ये डायग्नोस्टिक फीचर है पीसीओएस का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। थैंक यू।